फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू सीरीज। एंड आज से हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ में कुछ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक, तो आज मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 टॉपिक्स लेके आई हूँ। 3 है हमारे अदर और 1 है हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले वो 3 टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक, तो ये न्यूज़ में है क्योंकि हमारे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी है, ये इंटरनेशनल आइडिया के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल आइडिया है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1995 में इस्टेब्लिश हुई। ये काम करती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस जो वर्ल्ड वाइड है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड इसको यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस भी ग्रांट है। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स देखिए इसके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि ये सपोर्ट देती है किसको? स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस को, एंड मोर सस्टेनेबल, इफेक्टिव एंड लेजिटिमेट डेमोक्रेसी बनाना इसका काम है, इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो मेंबर कंट्रीज में 35 मेंबर कंट्रीज आते हैं। इसके करंटली 35 मेंबर्स हैं, है ना, जिसमें यूएस और जापान ये दोनों ऑब्जर्वर्स हैं। ये मेंबर्स नहीं है, ये ऑब्जर्वर्स है। इंडिया ये फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल आइडिया का। गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में इसके आते हैं काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स एंड एक सेक्रेटरीट आता है, और इस सेक्रेटरीट को लीड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, और इस काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स का जो चेयरपर्सन होता है वही हमारे सीईसी अभी इलेक्ट किए गए हैं। ठीक, क्योंकि इसके जो काउंसिल के चेयर है ना, वो इलेक्ट किए जाते हैं हर साल, और उसके साथ साथ 2 वाइस चेयर भी इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर स्टेट्स में से ही। कोर फंक्शंस की बात करें तो 4 एलिमेंट्स में ये काम करता है। कौन कौन से? नॉलेज प्रोडक्शन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, एडवोकेसी एंड कन्वीनिंग ऑफ डायलॉग्स। इन 4 एलिमेंट्स पर काम करता है, और ये 6 वर्क स्ट्रीम्स है इसके, जिसपे ये फोकस करता है। इसमें इलेक्टोरल प्रोसेसेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग आता है, डेमोक्रेसी असेसमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्लाइमेट चेंज एंड डेमोक्रेसी, डिजिटाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 6 वर्क स्ट्रीम्स आते हैं, इस पे ये फोकस करता है। सेक्रेटरीट स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, फिर आते हैं हम आज के सेकंड टॉपिक पे, जो कि है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये न्यूज़ में है क्योंकि आज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने 68th फाउंडेशन डे डीआरआई का इनॉग्रेट किया। ठीक है, डीआरआई कब बनी थी? 1957 में बनी थी। क्या है ये अपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके अंदर ये डीआरआई आती है। ठीक है, तो अगर मिनिस्ट्री पूछ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होगा। ठीक है, फिर देखें तो ये कुछ एक्ट्स के प्रोविजंस को इन्फोर्स करती है, जिसमें से कस्टम एक्ट आता है, फिर आर्म्स एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, फिर ये कॉफेपोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एंटीक्विटीज एक्ट। इसके अलावा और भी एक्ट्स हैं जिनके प्रोविजंस को ये इन्फोर्स करती है। इसके टास्क हैं क्या? कॉन्ट्राबैंड्स की स्मगलिंग को कर्व करना, डिटेक्ट करना एंड कर्व करना, एंड उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग को कर्व करना, इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड, वाइल्ड लाइफ में इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जो आइटम्स हैं उनमें जो हमारे इलीगल ट्रेड हो रहे हैं उनको कर्व करना, उसके अलावा कमर्शियल फ्रॉड्स जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है उसको कम्बैट करना, कस्टम ड्यूटीज़ के इवेजन को कम्बैट करना, ये सारा इसका टास्क है। ठीक है, इसका ना कंट्री वाइड पूरा नेटवर्क है, जोनल, रीजनल, सब रीजनल यूनिट्स का, इंटेलिजेंस सेल्स का पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, डिसेमिनेट करता है इंटेलिजेंस को टू द फील्ड फॉर्मेशंस, फिर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स किसका? सीजर का, प्राइस एंड रेट्स का, इन सब चीज़ों का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको अपने पास रखता है, जिससे कि ये फॉर वॉचिंग
ट्रेंड्स ऑफ स्मगलिंग एंड मूवमेंट ऑफ अदर कॉन्ट्राबैंड्स, है ना, जो कॉन्ट्राबैंड्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके स्मगलिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको देखने के लिए इन सब चीज़ों पे ये वॉच रखता है थोड़ा सा। ठीक, उसके साथ साथ ये जो भी एग्जिस्टिंग लॉज या प्रोसीजर्स हैं उसमें जो लूप होल्स है ना उसको फिक्स करने के लिए रेमेडीज भी सजेस्ट करता है। ठीक, उसके अलावा देखें तो DRI लीगल एजेंसी है किसका, एस्कॉर के लिए, एस्कॉर्ड, उसके लिए भी ये लीगल एजेंसी है। एस्कॉर्ड जो नेशनल एंटी स्मगलिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके लिए ये लीड एजेंसी है, सॉरी लीड एजेंसी के जैसे डेजिग्नेटेड है ये। ठीक है, फिर DRI ही फोरफ्रंट पे रहता है इंटरनेशनल कस्टम्स कोलैबोरेशन में। इस एग्रीमेंट के थ्रू, कौन सा, कस्टम्स म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट ऑफ CBIC का ये एग्रीमेंट है जिसके थ्रू ये जो हमारा कोई भी इंटरनेशनल कस्टम्स कोलैबोरेशन होता है तो उसके फोरफ्रंट में कौन रहता है, DRI रहता है। और इसका मेन फोकस थ्रस्ट क्या रहता है इस एग्रीमेंट का, कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज की जाए, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो उसकी लर्निंग की जाए, ये है इसका मेन फोकस या मेन थ्रस्ट। ठीक, ये है हमारा DRI। अब आ जाते हैं अपने आज के थर्ड टॉपिक पे जो कि है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक ये क्यों न्यूज़ में है, ये है क्योंकि ये अपने 10 साल कंप्लीट कर चुका है। ठीक, ये जो UVIT है ये एस्ट्रोसैट एक ऑब्जर्वेटरी है, सैटेलाइट है, उसका एक पेलोड है जो कि 10 साल कंप्लीट कर चुका है और आज भी ऑपरेशनल है। तो देखिए ये क्या है, ये प्राइमरी पेलोड है किसका, एस्ट्रोसैट का। और एस्ट्रोसैट क्या है, इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक, जो कि लॉन्च की गई थी 28 सितंबर 2015 को। ठीक, इसरो के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। UVIT वाज ये डिज़ाइन किया गया, इसको बनाया किसने, मतलब डिज़ाइन, असेंबल, टेस्ट एंड डिलीवरी सब कुछ इसका किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, जो कि जो हमारी DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, फिर देखें तो ये जो हमारा UVIT है ये इंडिया का पहला UV स्पेस टेलीस्कोप है और ये अकेला ऑपरेशनल टेलीस्कोप है जो कैपेबल है फार यूवी को ऑब्जर्व करने में, सिर्फ हबल स्पेस टेलीस्कोप को छोड़ दो तो। ठीक, इसके अलावा सिर्फ हबल ऐसा है जो कि फार यूवी को ऑब्जर्व करता है, उसके अलावा ये अकेला ऑपरेशनल टेलीस्कोप है। फिर इसमें ट्विन टेलीस्कोप सिस्टम है, एक है जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है नियर अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल बैंड्स में, दूसरा जो है वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है फार अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, फिर ये वाली रिपीट हो गया है ये लाइन। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है लार्ज फील्ड ऑफ व्यू एंड हाई स्पेशल रेजोल्यूशन का, वो इसको एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट बनाता है। ठीक, क्योंकि ये बेटर है गैलेक्स और नासा से भी ये बेटर है, इसलिए ये एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ठीक, और देखें तो इसने लास्ट 10 सालों में स्काई में टोटल 1451 टारगेट्स को ऑब्जर्व किया। ठीक, तो ये इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्ट्रोसैट पर। तो एस्ट्रोसैट जो है ये हमारा फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है। इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30XL रॉकेट के थ्रू सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सितंबर 28 2015 को। ठीक है, मिनिमम यूजफुल लाइफ क्या थी एस्ट्रोसैट की, 5 इयर्स, लेकिन ये आज भी काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, डिजाइन टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, ये डिजाइन किया गया था यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए इन विजुअल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स में। ठीक है, इन सारे रीजन्स में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये डिजाइन किया गया था। इसके पेलोड्स की बात करें तो इसके 5 पेलोड्स हैं, कौन कौन सा, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, फिर लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर है, फिर कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर है, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है। ठीक, उसके अलावा इसका जो कंट्रोल सेंटर है इस स्पेसक्राफ्ट का, वो है मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ऑफ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि बैंगलोर में है। ठीक, तो यहाँ पर इसका कंट्रोल सेंटर है, वहीं से पूरा इस सैटेलाइट को मैनेज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में इसके क्या है कि जो बाइनरी स्टार सिस्टम है ना, जिसमें न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स भी आते हैं, उनमें हाई एनर्जी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड को एस्टिमेट करना,
एंड न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम्स जो हमारी गैलेक्सी के बाहर मिलते हैं, उनमें हाई एनर्जी प्रोसेसेस, स्टार बर्थ रीजन, उनको स्टडी करना, और स्काई में जो न्यू ब्रीफली ब्राइट एक्सरे सोर्सेज है उनको डिटेक्ट करना, एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन में यूनिवर्स का एक लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे परफॉर्म करना। ठीक, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्लेसेस इन न्यू सीरीज में, और आज प्लेसेस इन न्यू सीरीज में है बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वो अपना बेस बना रही है, और वो नेक्स्ट ईयर तक की फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लक्षद्वीप में इंडिया अपना मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है ना। हमने देखा पहले एयरफोर्स फैसिलिटीज बना चुका है इंडिया, अगत्ती में, मिनिकोय में, है ना, बना रहा है। उसके साथ साथ बित्रा आइलैंड में भी नेवल डिटैचमेंट एक बन रहा है। ठीक, नेवल बेस बन रहा है ये बित्रा आइलैंड। तो बित्रा आइलैंड पढ़ लेते हैं। ये तो पता चल गया कि जो बित्रा आइलैंड है ना, वो है हमारे लक्षद्वीप में। ठीक, नदर्न रीजन में, लक्षद्वीप के नदर्न रीजन में लोकेटेड है बित्रा आइलैंड। और लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है? अरेबियन सी में। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है इस टेरिटरी का, है ना, लक्षद्वीप का स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है। लैंड एरिया देखें तो 0.105 स्क्वायर किलोमीटर है, लेंथ 0.57 किलोमीटर, और विड्थ इसकी 0.28 किलोमीटर एट द ब्रॉडेस्ट पॉइंट। तो इतनी विड्थ है ना। ये लैंड एरिया बहुत छोटा है। इट्स लगून एरिया जो है, मतलब वैसे लैंड तो बहुत छोटा है इसका, हमने लैंड एरिया देखा कि बहुत छोटा है, 0.105 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन लगून एरिया जो है ना इसका, ये 45.61 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, यहाँ पे एक छोटी सी श्राइन भी है, किसकी? मलिक मुल्ला की। ओल्ड अरब सेंट थे जिनको यहाँ पे बरी किया गया था। ठीक, एंड इस श्राइन में लोग आते भी हैं, अदर आइलैंड से लोग आते भी हैं पिलग्रिमेज के लिए, ये प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है। ठीक, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें यहाँ की पॉपुलेशन, तो सिर्फ 271 लोग इस बित्रा आइलैंड में रहते हैं। ठीक, क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट जो केरला का क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी के सिमिलर है। मार्च टू मई हॉटेस्ट पीरियड रहता है पूरे साल का। ठीक, टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और ह्यूमिडिटी जो है वो 70 to 76% तक की रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये जो पूरा आइलैंड है ये कवर है थिक श्रब्स से, एंड ये ब्रीडिंग ग्राउंड है किसका? जो हमारे सी बर्ड्स हैं उनका। 19th सेंचुरी में ये बर्ड्स प्लेस को छोड़ के चले गए थे बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए, क्योंकि ये अरेबियन सी में की पोजीशन पे लाई करता है ना, अरेबियन सी में है, की पोजीशन पर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बित्रा आइलैंड थर्ड आइलैंड है इस आर्चिपेलागो का। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 और नेवल बेस भी बना चुका है इंडिया इस आर्चिपेलागो में, जिसमें आईएनएस द्वीप प्रकाशक आता है, जो कवरत्ती, जो कैपिटल है इस यूटी की, लक्षद्वीप की, कवरत्ती, वहाँ पे आईएनएस द्वीप प्रकाशक बना चुका है नेवल बेस। और दूसरा है मिनिकोय, एक आइलैंड है इसी का, वहाँ पे आईएनएस जटायु बना चुका है। ठीक, तो ये तीसरा नेवल बेस होगा बित्रा आइलैंड। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार अपने मैप पे कहाँ है बित्रा आइलैंड। तो ये नॉर्थ में पड़ता है, जो ये पूरा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया है ना, आइलैंड्स हो गए, एंड दिस इज बित्रा आइलैंड, है ना। उसके अलावा हम देखें तो ये रहा मिनिकोय, एंड यहाँ पे हमें कवरत्ती इसका नहीं दिख रहा, लेकिन ये रहा केरला, है ना, कवरत्ती हम लोग चलो मैप में देखते हैं। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने मैप पे, या ये देखिए, ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया से हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये है अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, एंड थोड़ा सा और जूम करो जब, तो नीचे है मालदीव्स, एंड ये रहा लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप में और जूम करते हैं तो ये देखिए, ये है कवरत्ती, एंड दिस इज बित्रा आइलैंड, है ना, बित्रा आइलैंड दिखा, ये है कवरत्ती और ये है बित्रा आइलैंड। ओके, दिस इज कवरत्ती, और ये मिनिकोय, यहाँ नीचे मिनिकोय, और नीचे जो ये आइलैंड्स दिखते हैं ये है हमारे मालदीव्स, और ये रहा लक्कादीव सी, है ना, ये रहा श्रीलंका, और ये रहा हमारा
ये केरला के पास में ही है लक्षद्वीप, और ये रहा पूरा इंडिया। और उसके साथ साथ हम लोग स्वीडन भी देख लेते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल आइडिया का सेक्रेटरीट है। तो घूम के आते हैं यूरोप में, यूरोप के नदर्न पार्ट में, ये रहा, है ना। ये है स्वीडन, एंड स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, एंड यहीं पे है हमारा इंटरनेशनल आइडिया का सेक्रेटरीट। ठीक है, तो कुछ बचा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे देख लीजिए, ये रही हमारी 9 डिग्री चैनल और ये है 8 डिग्री चैनल। तो मतलब लक्षद्वीप को मालदीव से जो अलग करती है वो 8 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, और पूरे लक्षद्वीप को मिनिकोय आइलैंड कौन सा जो चैनल है वो अलग करता है मिनिकोय आइलैंड को पूरे लक्षद्वीप से, तो वो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए कमेंट, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगी है इसमें आज, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लगा, एंड आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डेली बेसिस पे आते रहें, बताइए, देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।